दोस्तों नमस्कार, मैं अमिताभ आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में, जहां हम नए ज़माने के बिज़नेस पर्ल वाइन में जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको वीडियोज़ के माध्यम से आपके बीच रखते हैं। जब हम पर्ल वाइन बिज़नेस को फील्ड में लेकर जाते हैं तो कई बार सही नॉलेज नहीं होने के कारण हम आने वाले प्रश्नों का अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं और मेरी पूरी लीगल टीम आपके लिए हर छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि फील्ड में आने वाले लीगल क्वेश्चंस को आप सही और सटीक तरीके से हैंडल कर सकें। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं अपने सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर हर्ष फ्रॉम यूएस। उन्होंने कमेंट के माध्यम से एक प्रश्न पूछा है कि माई टीम इन इंडिया से दैट पर्ल वाइन इज टेकिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स which is restricted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज़ क्लैरिफाई। मैं आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ। इन्होंने हमसे कहा कि इनकी टीम जो भारत में है वो कहती है कि पर्ल वाइन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स ले रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन है, तो इस पे स्पष्टीकरण दें। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि आपको इसके बारे में ही बताया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 की। ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि भारत में डिपॉजिट्स जो हैं वो कई तरह के स्कीम है। डिपॉजिट्स स्कीम दो तरह के हैं। एक रेगुलेटेड डिपॉजिट्स स्कीम, जहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको डिपॉजिट लेने का हक है, और एक है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में किसी भी तरह के डिपॉजिट को रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया, ताकि डिपॉजिट्स पर क्लैरिफिकेशन आए और किस प्रकार की डिपॉजिट्स भारत सरकार के हिसाब से मान्य है, उस पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 ये 21 फरवरी 2019 को अस्तित्व में आया था। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि डिपॉजिट क्या होता है। डिपॉजिट को समझने का प्रयास करते हैं। डिपॉजिट आप देख पा रहे हैं क्लॉज 4 में है, सेक्शन 2 क्लॉज 4। तो आइए जानते हैं। डिपॉजिट मीन्स an amount of money received by way of an advance or loan or in any other form by any deposit taker with a promise to return, whether after a specified period or otherwise, either in cash or in kind or in the form of a specified service, with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form। मतलब डिपॉजिट का मतलब एक ऐसा पैसा जो आपने एडवांस के थ्रू या लोन के थ्रू या किसी भी तरीके से लिया हो, और आपसे ये पैसा कोई डिपॉजिट टेकर ले रहा हो एक प्रॉमिस के साथ कि आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, चाहे कैश में हो, चाहे काइंड में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, बोनस देने के लिए या किसी अदर तरीके से भी लाभान्वित करने के लिए या किसी प्रलोभन के साथ आपसे पैसा लिया जाता है। तो चलिए इसको पर्ल वाइन के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि यहाँ पे जो आप ये प्रॉमिस वर्ड देख रहे हैं, प्रॉमिस, पहली बात तो प्रॉमिस पर्ल वाइन आपसे कोई नहीं करती है। मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
सेक्शन 2 क्लॉज बी, जिसमें प्रॉमिस को परिभाषित किया गया था कि आपको एक निश्चित प्रॉमिस किया जाता है कि आपको इतने दिनों के बाद इतना पैसा मिलेगा। और पर्ल वाइन में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो कि आपको पर्ल वाइन प्रॉमिस कर रही है, और वो है ऑटो पूल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पर्ल वाइन ऑटो पूल में आपको किसी भी प्रकार की तिथि या किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं बताती है, क्योंकि ये बता भी नहीं सकती है। पर्ल वाइन में ऑटो पूल का आना इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने स्पीड में ओपन हो रहे हैं। तो पर्ल वाइन आपसे ऑटो पूल में आने का किसी भी प्रकार का प्रॉमिस नहीं करता है। तो जो ये डिपॉजिट का डेफिनेशन है, हमारे पर्ल वाइन में इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाता है। और खास बात है कि किसी भी प्रकार का स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। आइए इसमें ये भी जानते हैं कि डिपॉजिटर क्या होता है। आप देख पा रहे हैं, क्लॉज 5 में डिपॉजिटर का डेफिनेशन दिया गया है कि डिपॉजिट टेकर कौन होगा। उसमें बताया गया है कि एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, चाहे पार्टनरशिप, चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, चाहे कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये सब आपको डिपॉजिट टेकर्स में आते हैं। वैसे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को भी डिफाइन किया गया है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मीन्स अ स्कीम और एन अरेंजमेंट अंडर विच deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulated deposit scheme as specified under column 3 of the first schedule। मतलब अभी आपको आगे बताएंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। उसके अलावा अगर कोई भी डिपॉजिट ले रहा है तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में गवर्न होता है। और जब हम इसके चैप्टर 2 में जाते हैं तो सेक्शन 3 हमें साफ साफ बताता है कि जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स हैं वो बैन है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई किसी प्रलोभन या किसी बड़े इंटरेस्ट या बड़े पैसे, इजी और क्विक मनी का प्रलोभन देके डिपॉजिट लेता है, तो ऐसे किसी भी प्रकार की अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम इस एक्ट के तहत बैन है। और अगर आप बात करें कि कौन कौन सा इसमें कवर होता है, तो आप देखिए सेक्शन 6 में बताया गया है कि a price cheat or a money circulation scheme banned under the provisions of the Price Cheats and Money Circulation Schemes Banning Act 1978 shall be deemed to be an unregulated deposit schemes under this act। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 को काफी इलेबोरेट करके आपको बताया है कि चूंकि पर्ल वाइन आपसे किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करता है। दूसरी बात, पर्ल वाइन किसी भी तरह का कोई भी प्राइस चिट नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे। और पर्ल वाइन मनी सर्कुलेशन स्कीम्स भी नहीं है, इसलिए पर्ल वाइन इसके परव्यू में फॉल नहीं करता। और चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स में कौन कौन से एंटिटी कवर्ड होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेगुलेटर हैं वो है, पहला सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपका पैसा डिपॉजिट ले सकती है। उसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एनबीएफसी के माध्यम से आपसे ले सकती है पैसा, चाहे किसी भी प्रकार का पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट के तहत कोई भी ले रहा हो या आरबीआई एक्ट के तहत ले रहा हो। उसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस के मामले में पैसा लेती है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के माध्यम से, चाहे चिट फंड को जब स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है तो उसमें पैसा डिपॉजिट लेने का इनको हक है। या सेक्शन 11 प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के तहत कोई अरेंजमेंट है प्राइस चिट का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये पैसा ले सकती है। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी आपका डिपॉजिटर है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स में आता है। सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि कंपनी एक्ट के तहत जो परमिशंस हैं, प्रोविजंस हैं चैप्टर 5 में, उसके तहत डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो दोस्तों, आज हमने बात किया बहुत अच्छे इनेक्टमेंट कानून द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के बारे में, जो कि आपको डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में बताता है और भारत में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बैंड है इसके बारे में बताता है। और जहां पे जब क्लॉज 4 सेक्शन 2 का क्लॉज 4 जब इसमें हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पर्लवाइन इसके डिपॉजिट की परिभाषा में शामिल ही नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं करते। ये आपने इस आज देखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आगे से फील्ड में कोई भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा या आपके सामने खड़ा करेगा, तो आप इस बात को अच्छे से उनको जवाब दे पाए। इस एक्ट का ये जो कानून है, इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप इसको जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे।